योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस मैन बिफोर कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज़ आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। ठीक है, नहीं आप मतलब में आपने जो आर्गुमेंट किया मैं केवल वही लेकर आऊंगी। आपका आर्गुमेंट, मेरा आर्गुमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्गुमेंट क्या है, एज आई सेड इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस। भारत में इस वक्त बड़ा सियासी केस चल रहा है जिसने काफ़ी बहस छेड़ दी है। ये केस दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी, शराब पॉलिसी से मुताल्लिक है और इसकी समाअत जस्टिस सुवर्णा कांता शर्मा कर रही है। अब मसला ये है कि खुद उन्हीं जज पर गैर जानिबदारानी यानी बाइस्ड होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि जस्टिस शर्मा इस केस से खुद को अलग कर ले, यानी वो इसकी समाअत ना करे। हैरान कुन तौर पर यह मुतालबा किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने खुद अदालत में पेश होकर किया है। उनका कहना था कि उन्होंने हाईकोर्ट के तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक बाकायदा दरख्वास्त दायर की। इस मुतालबे के पीछे 3 बुनियादी वजूहात पेश की जा रही है जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली वजह जस्टिस शर्मा के कुछ सरगर्मियों से मुताल्लिक बताया जा रहा है कि वो कम अज़ कम 4 ऐसे प्रोग्रामों में शरीक रही जिनका इनकाद RSS ने किया था। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की वाबस्तगी एक जज की गैर जानिबदारानी यानी निष्पक्षता पर सवाल उठा सकती है, खासतौर पर ऐसे केस में जो सियासी नौयत का हो। दूसरी वजह जस्टिस शर्मा की अदालती रिकॉर्ड से मुताल्लिक है। गुज़िश्ता चंद बरसों में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े कई अहम केस उनके सामने आए जिनमें अपोजिशन लीडरान शामिल थे। उनमें अक्सर मामलात में उन्होंने या तो जमानत मुस्तरद कर दी या फैसले मुल्जिमान के खिलाफ दिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब दिलीप राय का कोयला ब्लास्ट लॉटमेंट केस उनके सामने आया तो उन्होंने सज़ा पर रोक लगा दी, जिससे उन्हें इंतखाबात लड़ने का मौका मिल गया। आलोचकों के मुताबिक ये मतजाद रवैया सवालात को जन्म देता है। तीसरी और सबसे संजीदा वजह मफादात के मुमकिन टकराव। जस्टिस शर्मा के 2 बच्चे हैं, ईशांत शर्मा और शंभाबी शर्मा, पेशेवर वकील है और दोनों को मरकजी हुकूमत के पैनल में शामिल किया गया है। या इम्प्लीमेंट या पैनल में शमूलियत की अहमियत को समझना ज़रूरी है। जब हुकूमत को अदालतों में अपने मुकदमात लड़ने हो तो वो मुंतखब वकला को बतौर सरकारी नुमाइंदा मुकर्रर करती है। इस अमल को पैनल कौंसिल की तकर्रुरी कहा जाता है। ये सिर्फ एक ओहदा नहीं बल्कि उसके साथ पेशा वाराना वक़ार, ज़्यादा केसेस और माली फ़वाइद जुड़े होते हैं। बहुत से सीनियर वकला बरसों से कोशिश के बावजूद इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशांत शर्मा को सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन ग्रुप ए पैनल में शामिल किया गया है। वो दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा वो DDA और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ भी वाबस्ता है। दूसरी तरफ शंभाबी शर्मा को सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप C पैनल में शामिल किया गया है। वो दिल्ली कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर नामजद है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाई बहन की नामजदगी एक ही तारीख में हुई, 11 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में और 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में। अगर सिर्फ नामजदगी तक बात होती तो शायद मामला इतना संगीन नहीं होता, लेकिन RTI के जरिए हासिल करदा एदाद शुमार ने एक और तस्वीर पेश की है। 2023 में ईशांत शर्मा को 2487 मुकदमात असाइनमेंट किए गए, जबकि 2024 में ये तादाद 1784 रही। ये तादाद बाज़ मारूफ सरकारी वकला से भी ज़्यादा बताई जा रही है, जिनमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से वाबस्ता वकील शुएब हुसैन का नाम भी लिया जाता है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि जितना ज़्यादा केस इतनी ज़्यादा आमदनी, तो फिर ये केस किस बुनियाद पर तकसीम किए जाते हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन का एक बयान भी ज़ेर बहस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी पैनल के वकला की तकर्रुरी अक्सर मेरिट के बजाय सियासी बुनियादों पर होती है। जब इन तमाम अवामिल, मुमकिन नज़रियात, वाबस्तगी, अदालती फैसलों का पैटर्न और ख़ानदानी मफादात को एक साथ रखा जाता है तो एक तशवीशनाक तस्वीर उभरती है। भारतीय कानून का एक बुनियादी उसूल है कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और यही वो नुक्ता है जहां ये पूरा मामला खड़ा है। क्या इस केस में इंसाफ वाकई गैर जानिबदाराना होगा या कम अज़ कम आवाम को ऐसा महसूस होगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप कॉमेंट करके हमें बताएं। इस खबर को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी हमीद खान। मैं शाहबाज, देखते रहें मुंसिफ TV।